हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक का हमने आज डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, बहुत सारे लीगल अपडेट्स वहां पे हम डालते रहते हैं। इंडियन पीनल कोड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट किसने किया था? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो भाई जान लीजिए। फर्स्ट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया था जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। अब आईपीसी को गवर्नर की असेंट कब मिली? 6 अक्टूबर 1860 को। आईपीसी ऑपरेशन में कब से आया? 1 जनवरी 1862 से। ये जो छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ ना, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें नोट करते जाओ या फिर याद करते जाओ। आईपीसी जो है, इसका बेयर खोलोगे, वहां पे लिखा होगा एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1860 में बनने वाले जितने भी एक्ट्स हैं उसमें से 45th नंबर पे जो एक्ट है वो है आईपीसी। आईपीसी का मतलब क्या है? आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड। देखो इंडियन क्या होता है? वी ऑल नो, वी ऑल आर इंडियंस, राइट? तो वी नो व्हाट इज इंडियन। कोड क्या होता है? पीछे वाला जो लिखा है कोड। कोड का मतलब हमें पता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से बातों को लिखा गया होता है, उसे हम बोल देंगे कोड। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा होगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोड का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, दैट इज कोड। अब इंडियन का मतलब भी हमें पता है, कोड का मतलब भी पता है, पीनल का मतलब क्या है अगर आपको पता है तो भाई ठीक है, नहीं पता तो आपको इतना जरूर पता होगा कि पीनल इज अ वर्ड समथिंग रिलेटेड टू पनिशमेंट। या गूगल करोगे कहीं से भी आपको पता लगेगा कि पीनल इज अ वर्ड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू पनिशमेंट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इंडियन पीनल कोड में पनिशमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। पनिशमेंट किस चीज की हो सकती है? ऑफेंसेस की पनिशमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मतलब इंडियन पीनल कोड है क्या? इसके मीनिंग पे आ जाओ, इट इज अ कोड ऑफ लॉज कंसर्निंग ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने बस ये छोटी छोटी बातें करी हैं और इंडियन पीनल कोड का मीनिंग करा है। आई होप क्लियर है बिल्कुल। और आगे चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। देखो सेक्शन 1 से पहले आपके यहाँ पे लिखा होगा प्रेम्बल बेयर एक्ट में। चलिए रीड करते हैं। Whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows. इतनी बात को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लुक, प्रेम्बल क्या होता है? किसी भी एक्ट को आप खोलोगे वहां पे पहले प्रेम्बल दिया होगा, फिर टाइटल एंड एक्सटेंट दिया होगा। लेकिन प्रेम्बल क्या होता है? जब भी आप किसी एक्ट को खोलोगे उसमें प्रेम्बल दिया होता है, वो बताता है कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस कारण से या किस एम से इस एक्ट को बनाया जा रहा है। अब देखो ना, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि आईपीसी के प्रेम्बल में क्या है? टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड। तो यहाँ पे जनरल कोड मतलब आईपीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ जनरल कोड। अब इस जनरल कोड का मतलब क्या है, इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझते हैं। देखो जनरल कोड का मतलब हम क्या समझेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं, इन ऑफेंसेस से अलावा कोई और ऑफेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिया में। मतलब जो भी है, हमें बस जितने ऑफेंसेस आईपीसी में कैटेगराइज करे हुए हैं उसी में से कोई ना कोई कैटेगरी में किसी भी ऑफेंस को डालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑफेंस हो ही नहीं सकता इंडिया में। ऐसी बात नहीं है। ये बात कहता है जनरल कोड का मतलब ये है कि इसके अलावा भी जितने आईपीसी में ऑफेंसेस है, इसके अलावा भी ऑफेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्लस जनरल कोड का मतलब ये भी है कि उन ऑफेंसेस से रिलेटेड हम अलग से कोई ना कोई स्टैट्यूट भी बना सकते हैं, अलग से कोई ना कोई एक्ट भी बना सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जितने भी ऑफेंसेस है उसके लिए सिर्फ आईपीसी ही होगा, आईपीसी के अलावा भी एक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं आईपीसी इज नॉट अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द ऑफेंसेस। IPC is not exhaustive. Other offenses may also exist and other acts may also exist. तो मतलब IPC plus other offenses can also exist in India. तो इतनी बात हमें क्लियर होती है। इसके प्रेम्बल में जो ये वर्ड लिखा है जनरल पीनल कोड, इस वर्ड से हमें ये बात क्लियर हो जाती है। प्रेम्बल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है सेक्शन 1, और सेक्शन 1 हमेशा ही डील करता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द कोड। लेट्स जस्ट रीड। This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to whole of India. अब हमें पता है कि इस एक्ट का टाइटल क्या है? इंडियन पीनल कोड। किसी भी इस चीज को अब इलेबोरेट करते हैं।
किसी भी एक्ट का जो टाइटल है वो क्या बताता है, वो बताता है एक्ट का पर्पस क्या है, स्कोप क्या है। देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो बताता है कि इट इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, तो हमें एक पर्पस पता लगता है, नेचर पता लगता है इस एक्ट का क्या है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये हमें बताता है इट इज समथिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमें किसी भी एक्ट का टाइटल जो है वो बता देता है कि उस एक्ट का नेचर क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है। अब ये जो एक्ट है इसका टाइटल है इंडियन पीनल कोड, तो इसका नेचर क्या होगा, पर्पस क्या होगा, पनिशमेंट्स वगैरह के रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें एक और बात लिखी है दैट इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, अगर आपके पास पुराना एक्ट है या फिर अगर आप पुराने बेयर एक्ट में देखोगे, झांकोगे, तो आपको पता लगेगा कि वहां पे लिखा होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। भैया ऐसा क्यों लिखा जाता था, और अब वाले न्यू एक्ट जितने भी होंगे आपको वहां पे ये जो वर्ड है ना एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भैया ऐसा क्यों था कि पहले वाले पुराने बेयर एक्ट में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता है और अब वाले एक्ट में ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे की कहानी देखो, जो हमारे इंडिया में काम होता है वी ऑल नो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 370 है ना, वो बात करता है स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, और इसी आर्टिकल के कारण जम्मू एंड कश्मीर के पहले अपने अलग से लॉज हुआ करते थे, और पहले आईपीसी भी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता था। लेकिन फिर आई 9 अगस्त 2019, इस डेट के बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अब अगर आर्टिकल 370 हट गया तो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट गया। अगर इसका स्पेशल स्टेटस हट गया तो मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी हमारे लॉज जो है वो लागू होंगे। तो मतलब 9 अगस्त 2019 से पहले आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता था। तो इससे पहले वाला, इस डेट से पहले वाला अगर आप कोई भी बेयर एक्ट देखोगे तो वहां पे लिखा होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अपडेटेड वर्जन में अगर आप देखो तो वहां पे लिखा होगा होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वर्ड आपको नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 अब हट गया, ठीक है। तो यही है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में जस्ट इंडियन पीनल कोड इसका टाइटल है और ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। देखो सेक्शन 2 में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं, वो है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, क्योंकि अब हम जो सेक्शन 2, 3, 4 को पढ़ेंगे ना वो बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कितना एरिया है या कितना दायरा है जहां पे जो आईपीसी है उसे हम यूज कर सकते हैं, एरिया इन विच अथॉरिटी कैन बी यूज्ड। तो मतलब अब ज्यूरिसडिक्शन आईपीसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि कितने एरिया तक आईपीसी लागू हो सकता है, कहां तक, कितने दायरे में, उसे हम कहेंगे ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और दूसरी होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। मेनली ये दो तरह की होती है। इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, अब आई एम सॉरी, मतलब जब भी क्राइम कमिट हुआ है विद इन इंडियन टेरिटरी तो वहां पे आईपीसी लागू होता है। और आपको पता है आईपीसी इंट्रा टेरिटोरियल में तो होता ही होता है, मतलब विद इन इंडियन टेरिटरी में अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो वहां पे तो आईपीसी लागू होता ही होता है, आईपीसी वहां पे चल सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में भी चल सकता है, इंडियन टेरिटरी के बाहर भी अगर कोई ऑफेंस हो रहा है वहां पे भी आईपीसी चल सकता है। वो कैसे, उसे हम डिस्कस करेंगे अभी सेक्शन 2, 3, 4 में। लेकिन अभी के लिए बस आप ये देखो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर अंदर ही ऑफेंस हुआ है उसमें आईपीसी लागू होता है या नहीं होता, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में। और अगर इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस हुआ है वहां पे आईपीसी लागू होता है या नहीं होता, उसमें हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। चलिए आपको पता है इंडिया जो है उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना इंडिया का, यहां से इस तरीके से है ना कुछ, अब जो नीचे वाला पार्ट है ना ये सारा देखो, ये अंदर वाला जो मैप है हमारे इंडिया का वो तो चलो है ही है इंडियन टेरिटरी। इस टेरिटरी के बाहर यहाँ पे इसके बेस से 12 नॉटिकल माइल्स तक का ये वाला जो सारा एरिया है ना, ये वाला, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है ये सारा का सारा आता है हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर ही। तो मतलब जो हमारे मैप में दिख रहा है वो तो है ही है इंडियन टेरिटरी, उसके बाहर 12 नॉटिकल माइल्स अगर हम देख लें आसपास से सारा, वो सारा का सारा एरिया भी इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो डील करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया के बारे में। विद इन इंडिया, विद इन इंडिया मतलब इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा विद इन इंडिया। विद इन इंडिया का मतलब हम बात कर रहे हैं इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। अब इस सेक्शन को रीड आउट करो। इट इज मेंशन्ड हियर, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। नहीं समझ आया? चलो समझते हैं। देखो यहां पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन विद इन इंडिया कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो उससे पनिशमेंट मिलेगी अंडर आईपीसी। इतनी बात कही गई है, सिंपल सी बात है, लेकिन इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझते हैं। एवरी पर्सन, ये जो सेक्शन है स्टार्ट होता है एवरी पर्सन से। यहाँ पे एवरी पर्सन, इंडिया में कल इंडियन थोड़ी बैठे हैं, इंडियन तो बैठे ही हैं, इसके अलावा फॉरेनर्स भी बैठे हो सकते हैं, इंडिया के बाहर के लोग। तो मतलब सेक्शन 2 कहता है चाहे कोई फॉरेनर है चाहे कोई इंडियन है, लेकिन अगर उसने ऑफेंस किया है एंड दैट टू विद इन इंडिया, तो वो आईपीसी के अंडर पनिशेबल होगा। ठीक है, ये कह रहा है सेक्शन 2। लेकिन ये जो एवरी पर्सन है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब अगर ये लोग ऐसा कुछ ऑफेंस करेंगे जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वो वहां पे आईपीसी लागू नहीं होगा। चलिए उन एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली एक्सेप्शन है फॉरेन सॉवरन। फॉरेन सॉवरन मतलब देखो कोई भी जो सॉवरन कंट्री है अपनी, वो दूसरी कोई भी कंट्री को अपने ऊपर सुपीरियर नहीं मानती है। हर कंट्री इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जितना भी कोई भी अगर फॉरेन सॉवरन हमारी कंट्री में कुछ भी गलत करे तो उसे तो हम आईपीसी उसके ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन सॉवरन इज एन एक्सेप्शन। सेकेंड है हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट। हाई डिग्निटरीज का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हो गए या फिर इंडिया में कोई भी गवर्नर है, ये सभी एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे आईपीसी इनके ऊपर लागू नहीं हो सकता है। क्यों क्यों इनके ऊपर लागू नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 क्या कहता है? 361 को रीड करो। वो कहता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब जब तक प्रेसिडेंट के पास अपना ऑफिस संभाले हुए हैं, जब तक गवर्नर अपना ऑफिस संभाले हुए हैं, तब तक उनके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होता है। तब तक हम उन्हें आईपीसी के अंडर पनिश नहीं कर सकते हैं। भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर है, तो वो हमारी पूरी कंट्री को या पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट आर्टिकल 361 उनके लिए ये लगाया गया है और ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, एवरी पर्सन में एक तो एक्सेप्शन हो गई फॉरेन सॉवरेन की, एक हो गई हाई डिग्निटरीज ऑफ स्टेट की। अब थर्ड एक्सेप्शन है वॉरशिप्स की। वॉरशिप्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। वॉरशिप्स भी अगर कुछ भी गलत कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी वहां पे भी आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन है कॉर्पोरेशन की। देखो यहाँ पे लिखा गया है वर्ड एवरी पर्सन। तो यहाँ पे जो पर्सन है ना, ये पर्सन जो वर्ड है, ये सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, आप और मैं ऐसे कोई नेचुरल पर्सन के बारे में बात करता है। यहाँ पे पर्सन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी कंपनी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि अगर कंपनी में कुछ गलत होता है, कोई कॉर्पोरेशन में गलत होता है, तो उसके मेंबर्स को पनिश किया जाता है जो कि नेचुरल पर्संस हैं। लेकिन कंपनी को किस तरीके से पनिश किया जा सकता है? तो कंपनी कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर आईपीसी, बट उसके मेंबर्स को पनिश किया जा सकता है अंडर आईपीसी। ठीक है, तो ये है सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 में एक और बात को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले अभी आपको सेक्शन 2 को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। अभी हमने क्या कहा कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी, भले फॉरेनर है भले ही इंडियन है, अगर उसने ऑफेंस किया विद इन इंडिया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन सी? फॉरेन सॉवरेन या प्रेसिडेंट या गवर्नर, वॉरशिप्स, कॉर्पोरेशन, इनको छोड़ के अगर कोई भी ऑफेंस करता है विद इन इंडिया, उसे पनिश किया जाएगा अंडर आईपीसी। ठीक है, अब सेक्शन 2 में दूसरी समझने वाली बात है ये टर्म विद इन इंडिया। विद इन इंडिया का मतलब क्या है? आप कहोगे ठीक है भाई, जिसने ऑफेंस इंडिया के अंदर किया, विद इन किया, वो पनिशेबल होगा आईपीसी के अंडर। वो तो बात ठीक है, आप सही समझ रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या किसी की भी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में होनी जरूरी है? मतलब मान लो अगर कोई बंदा यूएसए में बैठा है और इंडिया में कोई ऑफेंस करवा रहा है, तो क्या उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो यही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, विद इन इंडिया में यही चीज को समझने वाले हैं। मतलब क्या कॉर्पोरियल प्रेजेंस जरूरी है या नहीं जरूरी?
कॉर्पोरियल प्रेजेंस का मतलब क्या है? फिजिकल प्रेजेंस। ओके, तो क्या अगर कोई इंडिया में है और उसने इंडिया में ऑफेंस किया तभी आईपीसी एप्लीकेबल होता है, या फिर अगर कोई इंडिया में नहीं है लेकिन उसने इंडिया में ऑफेंस करवा दिया किसी तरीके से, तो क्या उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? सवाल ये उठता है। तो देखिए आंसर क्या है इसका कि ये जरूरी नहीं कि कोई बंदा फिजिकली प्रेजेंट हो इंडिया में, वो बंदा जो ऑफेंडर है वो कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस के थ्रू भी ऑफेंस कर सकता है। मतलब ये देखो, अगर कोई ऑफेंडर यूएसए में बैठा और उसने इंडियन टेरिटरी में किसी बंदे को इंजरी पहुंचा दी है तो उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। एक और एग्जांपल देख लो, अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल है, मतलब कोई पाकिस्तानी बंदा है और उसने बॉर्डर के उस पार से गोली चलाई जिससे इंडिया में पर्सन की डेथ हो गई, वो बंदा उस गोली के कारण मर गया। अब क्या जो पाकिस्तानी बंदा जिसने गोली चलाई थी, क्या उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो सेक्शन 3 कहता है होगा एप्लीकेबल। मतलब ऑफेंस का एंड रिजल्ट विद इन इंडिया है या नहीं है, तो मेन हमें ये देखना है। ठीक है, भले ही ऑफेंडर कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, लेकिन उसने ऑफेंस इंडिया में किया है या करवाया है तो उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, ये कहता है सेक्शन 2। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 को एक रीडिंग मारते हैं और देखते हैं क्या समझ में आता है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो इसकी हेडिंग से क्या समझ आता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने कि इंडिया के बियॉन्ड जाके, इंडिया के बाहर जाके ऑफेंस किया है और उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ऐसे हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई इंडिया से बाहर जाके ऑफेंस कर रहा है उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होता है? तो सेक्शन 3 कहता है हो सकता है। इसे समझते हैं क्या कहता है, इसे रीड करो। देखो, समझाने को मैं आपको वैसे भी समझा सकती हूँ, लेकिन हमें रीडिंग जरूर करनी आनी चाहिए बेयर एक्ट की। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले रीड करवा रही हूँ। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शेल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब इसे हम जब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, कह रहे कि कोई भी पर्सन जो कि इंडियन लॉ के लिए लायबल है, कौन सा पर्सन हो सकता है जो इंडियन लॉ के लिए लायबल हो? इंडियन, खुद इंडियन लायबल हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे सेक्शन 3 बात कर रहा है कि अगर कोई भी इंडियन इंडिया के बियॉन्ड जाके किसी भी और कंट्री में ऑफेंस कर दे और वो ऑफेंस आईपीसी के अंडर कैटेगराइज हो तो उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, कोई भी इंडियन इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस कर दे और उस ऑफेंस की सजा आईपीसी में हो तो मतलब वो इंडियन के ऊपर, वो जो ऑफेंडर है उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये बात कह रहा है। और ऐसे केस में उस ऑफेंडर को सजा बिल्कुल उसी मैनर में होगी जैसे कि उस ऑफेंडर ने एक्ट इंडिया में ही कमिट किया है, जैसे कि उस ऑफेंडर ने ऑफेंस को इंडिया में ही कमिट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से उसे सजा होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है सेक्शन 3। इसका मतलब भाई अगर आप इंडियन हो तो वो ऑफेंसेस जो आईपीसी में कैटेगराइज है वो तो आप इंडिया में नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया के बाहर जाके भी आप वो ऑफेंसेस नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन भी हो सकता है? मतलब क्या आईपीसी इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आईपीसी को ये पावर कहां से मिली है पता है? ये मिली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 क्लॉज 2 से। क्या कहता है मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। मतलब कोई भी लॉ सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर इनवैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। तो मतलब आईपीसी इस ग्राउंड के कारण इनवैलिड नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी बात यह है कि जो इंडिया ने ऑफेंस किया है ना इंडिया के बाहर जाके, वो ऑफेंस इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए, तभी सेक्शन 3 एप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब आप इसे एग्जांपल से समझो। मान लो कि कोई इंडियन है और वो बाहर किसी कंट्री में गया है। अब हमें पता है कि यहाँ इंडिया में ड्रग्स को सेल करना इज इलीगल, राइट? तो अगर कोई इंडियन इंडिया में ड्रग्स को सेल करे वो तो इलीगल है, वो तो एक ऑफेंस है और उसकी सजा है। लेकिन अगर कोई इंडियन बाहर किसी कंट्री में जाके ड्रग्स को सेल कर रहा है जहां पे ड्रग्स सेल करना इलीगल नहीं माना जाता है, वहां पे जाके वो ड्रग्स को सेल कर रहा है, क्या उससे यहाँ पे सजा हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि ये नहीं देखा जाएगा कि दूसरी कंट्री में जो उसने एक्ट किया है वो ऑफेंस वहां पे है या नहीं है। देखा ये जाएगा कि जो भी इंडियन है वो दूसरी कंट्री में जाके जो भी एक्ट कर रहा है
क्या वो इंडिया में ऑफेंस है या नहीं है। अगर वो इंडिया में ऑफेंस है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर वो इंडिया में ऑफेंस नहीं है लेकिन दूसरी कंट्री में ऑफेंस है तो इंडिया में तो उसे सजा नहीं मिलेगी, वहां पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल देती हूं। मान लो कि कोई इंडियन है और उसने बाहर जाके चाइल्ड मैरिज कर ली है। अब बाहर जाके चाइल्ड मैरिज करी है और ऐसी जगह पे करी है जहां पे चाइल्ड मैरिज इलीगल नहीं मानी जाती है, तो भी उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि भैया चाइल्ड मैरिज को इंडिया में इलीगल माना जाता है और उसकी पनिशमेंट होती है। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 3 अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कोई भी इंडियन इंडिया के बाहर जाके कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है जो कि इंडिया में ऑफेंस माना जाता है तो आईपीसी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब ये जो सेक्शन 3 है ना, ये एक मैगजीम के ऊपर डिपेंड करता है और वो मैगजीम है क्राइम त्रेहित पर्सोनम। आई होप आई प्रोनाउंस इट राइटली, क्राइम त्रेहित पर्सोनम मतलब क्राइम फॉलोज द पर्सन। जो बंदा है इंडियन है, वो इंडिया के बाहर जाके भी ऑफेंस कर रहा है लेकिन फिर भी उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल हो रहा है। वो जहां जहां क्राइम करेगा उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होता ही रहेगा, बिकॉज क्राइम जो है वो उसे फॉलो कर रहा है। अब ये जो टेबल है ना, इस पे हम सेक्शन 4 करने के बाद आएंगे। अब आते हैं सेक्शन 4 के ऊपर। सेक्शन 4 को एक बार रीड करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, मतलब अब जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है ना उसके साथ डील कर रहा है सेक्शन 4। मतलब अगेन यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। सेक्शन 3 में भी उसी की बात हुई, सेक्शन 4 में भी इसी की बात कर रहे हैं। एक बार रीड कर लीजिए कि अब ये कोड कहता क्या है, इसे मैं समझाने लगी हूँ, रीड अप कर लेना कि जो कोड है हमारा आईपीसी, ये उन ऑफेंसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा जो यहां पे बात की गई है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में। और पॉइंट नंबर 1 कौन सा है कि अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफेंस करता है ऐसी जगह पे जो जगह विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है। अगेन मतलब अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जाके कोई ऐसी जगह पे ऑफेंस करता है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया की जगह पे जाके ऑफेंस करता है, तो वहां पे भी आईपीसी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाला जो वर्ड है वो है विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। देखो बियॉन्ड इंडिया तो हमने अभी पिछले सेक्शन में भी बात करी, बियॉन्ड इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया के बाहर जाके। लेकिन विदाउट इंडिया, विदाउट इंडिया का मतलब क्या है कि कोई ऐसी जगह जहां पे इंडियन लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन कोई ऐसी जगह पे जाके क्राइम कर रहा है जहां पे ना तो इंडिया के लॉज एप्लीकेबल होते हैं और ना ही वो जगह इंडिया के दायरे में आती है, तो वहां पे उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। लगभग सेक्शन 3 जैसी बात है। अब सेक्शन 4 का ये जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है कि आईपीसी तब भी एप्लीकेबल होगा अगर कोई भी पर्सन, लिटरली एनी पर्सन मतलब भले वो इंडियन है भले वो फॉरेनर है, अगर कोई भी पर्सन इंडिया में रजिस्टर्ड शिप के ऊपर या इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब अगर जो हमारी शिप्स होती है ना, इंडिया की शिप की शेप बड़ी बेकार सी बनी है चलो, और उसके ऊपर इंडिया का झंडा लगा है या इंडिया के अंदर वो रजिस्टर्ड है, तो इस शिप के ऊपर अगर कोई भी बंदा इंडियन है, फॉरेनर है, कोई भी बंदा ऑफेंस करता है तो उस बंदे के ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। ये कह रहा है 4 का सबसेक्शन 2। अब सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी जब भी मैं बोलूं मतलब इंडियन, फॉरेनर, एनीवन, मतलब कोई भी पर्सन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया जाके कोई ऑफेंस कर रहा है और इंडिया में किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है। मतलब मान लो अगर कोई बंदा यूएसए में बैठा है और इंडिया के किसी कंप्यूटर की वो हैकिंग कर रहा है, तो मतलब वो ऑफेंस कर रहा है और यहाँ पे उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। मतलब इंडिया में किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को अगर कोई टारगेट कर रहा है इंडिया के बाहर जाके, तो भी उस पर्सन के ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। तो समझ आया ना सेक्शन 4 क्या कह रहा है। सेक्शन 4 सिंपली ये कह रहा है कि कोई भी इंडियन इंडिया के बाहर जाके कोई भी ऑफेंस करे उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। कोई भी पर्सन अगर इंडिया में रजिस्टर्ड शिप या इंडिया की एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई ऑफेंस करे तो भी उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। और थर्ड है कि कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर जाके इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके कोई ऑफेंस करे तो उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन ए क्या कह रही है।
एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जो टर्म ऑफेंस जो कि सेक्शन 4 में यूज की गई है उसमें क्या क्या एक्ट्स इंक्लूड होते हैं। कहते हैं कि वो सारे एक्ट्स इंक्लूड होंगे जो कि अगर इंडिया में किए गए होते तो आईपीसी उसके ऊपर एप्लीकेबल होता। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन बी क्या कहती है। एक्सप्लेनेशन बी सिंपल, जो कंप्यूटर रिसोर्स जो कि हमने सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 में यहाँ पे बात करी ना, कंप्यूटर रिसोर्स, इसके बारे में बताती है कि ये जो कंप्यूटर सोर्स है इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग बिल्कुल वही होगा जो कि आईटी एक्ट 2000 में दिया गया है। ठीक है जी, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें ना एक इलस्ट्रेशन दी हुई है आपके बेयर एक्ट में, वो देखो क्या कहती है कि कोई ए जो कि इंडियन सिट, अब हमारे बेयर एक्ट में ना एक इलस्ट्रेशन दी हुई है और इस इलस्ट्रेशन के मुताबिक अगर कोई ए पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है और वो युगांडा में जाके किसी पर्सन का मर्डर कर देता है तो उस ए पर्सन के ऊपर, उस इंडियन सिटीजन के ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल हो सकता है और उसे मर्डर के लिए गिल्टी ठहराया जा सकता है इंडिया में भी। अब इसमें एक केस लो कर लेते हैं। केस है ये वाला, शेख हैदर वर्सेस सईद इस्सा का। आई होप आई प्रोनाउंस्ड इट राइटली, नहीं तो आई एम सॉरी। तो इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 4 भैया तभी अप्लाई होगा अगर जो ऑफेंस किया गया है वो आईपीसी के अंडर भी ऑफेंस माना गया हो। अगर आईपीसी के अंडर वो ऑफेंस नहीं है तो फिर जो एक्ट किया गया है उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 ने सिंपली यही बात करी है। अब सेक्शन 5 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल बात कहता है, इसे आप रीड कर लेना, समझा देती हूँ क्या कह रहा है। कि जैसे हमें पता है ना, आर्मी होती है हमारी, नेवी होती है या कोई भी हमारी मिलिट्री फोर्स होती है इंडिया की, उनके अपने स्पेशल लॉज होते हैं। तो सेक्शन 5 कहता है कि ये जो स्पेशल लॉज हैं ये आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं, आईपीसी इनको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आईपीसी इनको अफेक्ट नहीं करता, ये कहता है सेक्शन 5। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है जो कि इस चार्ट में मैं अभी आपको समझाने वाली हूं कि जो भी स्पेशल लॉ है, भले ही वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर वो जो भी आर्मी या नेवी का कोई भी स्पेशल लॉ है, जो भी एक अलग से स्पेशल लॉ बनाया जाता है उसके पीछे पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या थी उसे देखा जाए। देखो, अगर तो उन्होंने इस इंटेंशन से उस स्पेशल लॉ को बनाया है कि उसमें आईपीसी की जरूरत ही नहीं है, कि जो उन्होंने स्पेशल लॉ बनाया है वो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, तो उस केस में आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। और अगर पार्लियामेंट ने कोई स्पेशल लॉ बनाया है और उसके पीछे उनकी इंटेंशन ये है कि वो आईपीसी को एक्सक्लूड नहीं करना चाहते, मतलब वो स्पेशल लॉ भी उस पर एप्लीकेबल हो सकता है और आईपीसी भी एप्लीकेबल हो सकता है, तो उस केस में आईपीसी अप्लाई होगा। तो ये कहता है सेक्शन 5। तो चलिए अब हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो भी अब तक हमने किया है। देखो, सेक्शन 1 में तो हमने सिर्फ प्रेम्बल किया था जो कि इसका जनरल ऑब्जेक्टिव बता रहा था कि आईपीसी के साथ और भी ऑफेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, और भी लॉज एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसका एक्सटेंशन हमने किया था जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था ज्यूरिसडिक्शन दो तरह की होती है, इंटर टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। एंड सेक्शन 2 इंटर टेरिटोरियल के बारे में बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में ऑफेंस करेगा तो उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, भले ही वो पर्सन इंडियन है, भले ही वो पर्सन फॉरेनर है, उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा अगर उसने इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन के साथ ऑफेंस किया है तो। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी जो कि हमने पढ़ ली हैं। अब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडियन है वो इंडिया के बाहर जाके कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड शिप या इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी ऑफेंस करता है उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी पर्सन इंडिया में कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। और कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल होगा। आगे हमने सेक्शन 5 में किया कि कुछ स्पेशल लॉज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आईपीसी कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या थी। ठीक है, ये सब कुछ हमने किया है। तो मतलब आज के जो लेक्चर है ना उसके एक कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं। क्या कंक्लूजन निकलता है कि भाई अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप इंडिया में किसी भी इंडियन के साथ ऑफेंस कर रहे हो तो आईपीसी एप्लीकेबल होगा। आईपीसी तब भी एप्लीकेबल होगा जब आप इंडियन सिटीजन हो और किसी फॉरेनर के साथ ऑफेंस कर रहे हो। आईपीसी तब भी एप्लीकेबल होगा जब कोई फॉरेनर है और वो इंडिया में आके इंडियन सिटीजन के साथ कोई भी ऑफेंस कर रहा है। और आईपीसी तब भी एप्लीकेबल होगा अगर कोई फॉरेनर है और इंडिया में किसी दूसरे फॉरेनर के साथ कोई ऑफेंस कर रहा है तब भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये सब हमने किया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपको कुछ भी समझ आया, नहीं समझ आया तो हम क्या ही कर सकते हैं, कोई और लेक्चर देख लीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।